हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सत्र 2023 और 24 के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ना आरंभ कर चुके हैं। इसके पहले 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 6वीं क्लास है जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन और परावर्तन को हम लोगों ने उठा रखा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले 6 प्रकार की जो स्थितियाँ थी प्रतिबिंबों की, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग शुरू करेंगे उसके आगे, और उसके आगे हम लोगों को क्या सीखना है, उसके आगे सीखना है अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहली चीज़, अवतल दर्पण का प्रयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पणों के रूप में किया जाता है। आप कहोगे इसकी 5 स्थितियां तो ऐसी थी सर, आपने बताया था, जिसमें उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन 6ठी स्थिति तो थी जिसे हम लोग जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का आभासी, सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यही तो होता है, जहाँ दाढ़ी बनाने का जो सैलून होता है वहाँ पर जो दर्पण और कुर्सी है वो उसको इस तरह से समायोजित की जाती है ताकि व्यक्ति उस दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाए, जिससे उसका बड़ा सा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो है अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे के सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पणों के रूप में करते हैं। दूसरी चीज़ है हमारी, डॉक्टर मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए नाक, कान और गले के डॉक्टर जो होते हैं जांच करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी अवतल दर्पण को जब हम दांत यानी दर्पण को जब हम दांत को फोकस और दर्पण के बीच में रखेंगे, ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो उसका बड़ा सा प्रतिबिंब दिखता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उससे नाक, कान, गला साथ में दांतों की जांच करने के लिए उसका प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। तीसरा उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्चलाइट, मोटर कारों। अब कहेंगे मोटर कारों में वस्तुओं को देखने के लिए नहीं होता है। मोटर कारों में तथा रेल इंजन के में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज यानी दूर तक प्रकाश जाए, उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 हो गए आपके अवतल दर्पण के गुण। आइए देखते हैं चौथा गुण इसका क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचेगा। जो 5वीं इसका उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। 6ठी है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ अवतल दर्पण के उपयोग थे जिसे हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और फिर उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर को के अंत की ओर पहुंचेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आइए विद्यार्थियों देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस प्रकृति का बनता है। तो हमारा जो पहली सिचुएशन है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी जब वस्तु O.O उत्तल दर्पण के सामने कहीं अनंत पर रखी है, तो यहाँ से 2 तरह की प्रकाश की किरणें चलेंगी। जब भी अनंत पर कोई वस्तु होगी तो वहाँ से समांतर भी प्रकाश की किरणें चलेंगी। ये समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर वस्तु O.O का जो है बहुत ही छोटा यानी आभासी, सीधा, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक बार और समझ लीजिए, वस्तु O.O उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हुई है। .O से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं, जो समांतर हैं मुख्य के, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों जो किरणें हैं वो F पर मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु O.O का आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो केवल उत्तल दर्पण के लिए 2 ही स्थितियां होती हैं और उन्हीं के विषय में हमें जानना है। तो आइए देखते हैं कि दूसरी स्थिति इसकी क्या है।
तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब के बनने की दूसरी सिचुएशन है, स्थिति है, वो क्या है। ये है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हुई, यानी अब वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी रखेंगे, वस्तु जब अनंत पर होगी तो उसकी सिचुएशन हमने देख लिया। अब यदि आप अनंत और दर्पण का ध्रुव, यानी दर्पण का ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु रखेंगे उत्तल दर्पण के सामने, तो वह से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। बहुत छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा ही होगा। यहाँ देख सकते हैं वस्तु O डॉट O जो है दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं रखी हुई है। डॉट O से जो प्रकाश की किरण चल रही है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपकी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो डॉट O से प्रकाशित के जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें डॉट I पर मिलती हैं, जहां वस्तु O डॉट O का I डॉट I आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके पहले आपने देखा कि जब वस्तु अनंत पर थी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा था, लेकिन यहाँ छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, यहाँ छोटा ही बनेगा, मतलब इतना कि जितना आप आराम से उसे देख सकते हो। तो एक बार फिर से आप इसे समझ लें, वस्तु O डॉट O उत्तल दर्पण के सामने कहाँ, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रखी हुई है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी ये वस्तु रहेगी तो हमेशा सिचुएशन यही बना रहेगा, यानी प्रतिबिंब भासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो वस्तु O डॉट O उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच में, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रखी हुई है। डॉट O से जो प्रकाश की किरण चल रही है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई वापस, यानी वापस लौट आती है, अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। ये दोनों किरणें डॉट I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां वस्तु O डॉट O का I डॉट I आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखेंगे तो यही स्थिति होने वाली है और प्रतिबिंब की यही प्रकृति होगी, कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो हमारे उत्तल दर्पण के लिए केवल ये दो स्थितियां ही हमें सीखनी है। आइए अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। आइए विद्यार्थियों देखते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो पहला उपयोग मैं बता दूं उत्तल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो मोटर गाड़ी है, आपकी मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, जो भी है, उनमें पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता। क्यों? क्योंकि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रहेगी तो वस्तु का आभासी, सीधा प्रतिबिंब हमें उस मिरर में, उस उत्तल दर्पण में दिखाई देगा, जिससे कि हम वाहन को सुरक्षित चला सकते हैं। दूसरा उपयोग है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं उनमें किया जाता है, ताकि दूर तक प्रकाश फैल सके, इसके पहले आपने देखा कि अवतल दर्पण के उपयोग में हमें दूर तक अगर किरण पुंज भेजनी है तो वहां पर हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते थे। जैसे टार्च था, सर्च लाइट थी, या रेलवे इंजन या मोटर गाड़ियों का जो लाइट लगी होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता, ताकि वो दूर तक किरण पुंज को भेज सके, ताकि हम वस्तु को आसानी से देख सके। जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग प्रकाश के फैलाने का काम करता है, इसलिए वह हमारे गांव में या शहर के जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उनमें लगाया जाता है, ताकि दूर तक प्रकाश की किरणें फैल सके। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं हम लोग गोली दर्पण द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। वैसे तो ढेर सारी चिन्ह परिपाटियाँ होती हैं, लेकिन दर्पण और लेंस के लिए ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी बहुत आसान होती है और बहुत ही आप कह सकते हो कि आपके समझ में आने वाली होती है। तो आप पहले कक्षा 9 में आप ये वाला कार्तीय तल जरूर पढ़ चुके होंगे। जैसे इसे x डॉट x अक्ष कहते हैं और ये y डॉट y अक्ष कहते हैं। अब ये हो गया अपना मूल बिंदु। मूल बिंदु से आप इस दिशा में जाओगे तो प्लस चिन्ह मिलेगा, और इस दिशा में आओगे तो माइनस चिन्ह मिलेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें प्लस चिन्ह मिलेगा और नीचे की तरफ हमें क्या मिलेगा, माइनस चिन्ह मिलेगा। सेम आप समझ लो कि ये दर्पण का जो ध्रुव है वो आपका मूल बिंदु है, और यहाँ से ये x डॉट x अक्ष हो गई, और यहाँ से ऊपर जाओगे तो y, और नीचे होगे तो डॉट y अक्ष हो जाएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना चिन्ह परिपाटी में
पहली बिंदु ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो प्रकाश की किरण आप चलाएंगे हमेशा बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएंगे, यानी हमेशा इस साइड से इस साइड में ही प्रकाश की किरण चलाएंगे आप, कभी भी इधर से इधर प्रकाश की किरण को नहीं भेजेंगे। दूसरी चीज, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने यानी परावर्तक तल के सामने ही रखी जानी है। अब जो भी दूरियां आपको मापनी होगी दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापेंगे। तो आप देखो ये हम इस साइड में आएंगे, इस साइड में आएंगे तो कौन सा चिन्ह मिलेगा? माइनस चिन्ह। यानी यहाँ से दर्पण के ध्रुव से इस दिशा में जो भी दूरियां मापेंगे वो हम ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे। किस चिन्ह के साथ रखेंगे? ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे, इस साइड में जो भी दूरियां मापेंगे। बाकी मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस चिन्ह के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ ये मूल बिंदु है तो ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ तो प्लस चिन्ह मिलेगा। ऐसे आप यहाँ से नीचे की तरफ आओगे मुख्य अक्ष के तो ये मिलेगा आपको माइनस चिन्ह के साथ। आप देख सकते हो ये मूल बिंदु तो नीचे की तरफ हो तो माइनस चिन्ह आपको मिलेगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना। इसलिए अगर ये अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस द्विमुख फोकस इस साइड में होती है, इस साइड में परावर्तक तल की इस साइड में होती है, तो इसकी फोकस दूरी किस में आ जाएगी? ऋणात्मक में आ जाएगी इस नियम के आधार पर। अब आइए अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में आप देखेंगे कि ये उत्तल दर्पण होता है आपका और इसका जो मुख्य फोकस इस साइड में होता है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर भी मान लो ये आपका मूल बिंदु है और ये x डॉट x अक्ष है। यहाँ पर भी वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखेंगे तो वस्तु से और मूल ध्रुव से वस्तु की दूरी किस चिन्ह के साथ लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। प्रकाश की किरण हमेशा इधर भी बाईं तरफ से ही डालना है आपको। लेकिन ध्यान रहे कि जो इसका उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, इसलिए ये वाला जो चिन्ह होगा इधर, यानी यहाँ ध्रुव से लेकर के फोकस की जो मांगेंगे, यानी इसका फोकस जो होगा वो धन चिन्ह के साथ लेंगे। वस्तु की जो दूरी होगी वो ध्रुव से ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, लेकिन जो फोकस होगा वो धन चिन्ह के साथ आएगा। अगर प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा है, इसमें प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता है तो प्लस चिन्ह के साथ होता है। और साथ ही में आप ध्यान देना कि आपकी ऊपर की तरफ कोई चीज जाएगी तो हमेशा धन चिन्ह और नीचे की तरफ आएगा तो हमेशा ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मेरे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।